लैपटॉप में उसको यूज़ कर लीजिए अभी एक बार। ठीक है, वो पीडीएफ आप अभी एक बार लैपटॉप में खोल के उसको एक बार यूज़ कर लीजिएगा हमारे डिस्कशन के टाइम में। तो ये जो आप पूरा जो चैप्टर 3 का जो पीडीएफ आपके साथ मैंने शेयर किया था, ये रहा। ये हमने करीबन करीबन 6 पेज का है ये। तो इसमें पेजेस, बुक का 73 पेजेस इस 6 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे यूज करना है मैं आपको इन द मीनवाइल बता देता हूँ। मतलब हमारा डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूंगा ये ग्राफ कैसे यूज करना है। और फिर सर आपने वहाँ पे नीचे नोट्स के लिए छोटी सी जगह दे रखी है, वहाँ पे क्या लिखना है, तो वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड हर्ष। तो उससे पहले, मतलब हम क्लास में एंटर करें उससे पहले एक छोटा सा वीडियो है, बस ये दिखाने के लिए कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ कुछ वर्ड्स कैसे मैटर करते हैं। तो ये थोड़ा एक लिटरल सेंस में बस एक थोड़ा सा छोटा सा 1 मिनट का फनी वीडियो है। तो बस आप इसका एंजॉयमेंट ले सकते हैं, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। And what this organization really needs is a one-on-one approach. क्या हो गया इसको? Easily erasable. Camlin whiteboard markers. Actually, what this organization really needs is repositioning. That means that Easily erasable. Camlin whiteboard markers. what this organization desperately needs is change. Easily erasable. Camlin whiteboard markers. तो उन्होंने वर्ड्स का हेवी What इंफॉर्मेशन this बना दिया था। हाँ हाँ शिवांग जी, अगर प्रिंट आउट नहीं है तो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो उन्होंने कुछ एक्सट्रीम प्रोनाउंसिएशन, उस मतलब उस वर्ड्स का एक्सट्रीम लिटरल मीनिंग ले लिया था। ठीक है, तो ऐसे होता है, बहुत बार हो जाता है। तो आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये चार्ट हम कैसे यूज करने वाले हैं। इससे पहले, ये चार्ट से पहले कुछ 2-3 छोटे मोटे टॉपिक है, बस 5 मिनट लगेंगे, बस सुन लीजिए। 5 मिनट लगेंगे, कुछ छोटे मोटे से टॉपिक है वो सुन लीजिए, उसके बाद में ये ग्राफ और बेटर समझ में आएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एनालिस्ट। आपको पता है बिजनेस में बहुत सारे एनालिस्ट का काम आता है। तो कैसे एनालिस्ट सर वो क्या एनालाइज करते हैं, तो उसी के बेसिस में वो क्या एनालाइज करते हैं और उसका हमारे लिए क्या बेनिफिट है, एक बिजनेस के लिए उसका क्या बेनिफिट है, उसके बेसिस में हमने एनालिस्ट को डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में। हमने एनालिस्ट लोगों को डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में। कैटेगरी है बजट एनालिस्ट, और एक कैटेगरी है फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, 2 मिनट रुके बस। फिर एक है मैनेजमेंट एनालिस्ट। हाँ ये आप नोट कर सकते हो। और ये है, और एक है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट।
इसको हम इक्विटी और सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बोलते हैं। तो बोर्ड में आपको 4 टाइप के एनालिस्ट दिख रहे हैं। सर ये लोग का मतलब क्या है, ये लोग का काम क्या होता है, ये हमारे लिए क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बजट एनालिस्ट। एनालिस्ट, पहले एनालिस्ट वर्ड का मतलब क्या है, वो एनालिसिस करता है और बोलता है कि आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, या फिर आपकी शॉर्ट कमिंग्स कहाँ हैं, आप उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो। वो वही होता है जनरली एनालिस्ट का काम। तो बजट एनालिस्ट सर है क्या। सबसे पहले बजट एनालिस्ट के बारे में समझने से पहले हमें बजट को समझना पड़ेगा। बजट क्या होता है। बजट मतलब आप अपने फ्यूचर वर्किंग के बारे में, आपका क्या क्या कॉस्ट के सोर्सेस होंगे, मतलब कहाँ कहाँ पे आपके कॉस्ट लगने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री, उसको अपने नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट क्वार्टर के लिए बजट बनाना है कि मुझे कितने लेबर चाहिए, कितना वाटर चाहिए होगा, कितना केमिकल्स चाहिए होंगे, कितना फंड्स चाहिए होगा, ये सारी चीजें वो बजट बनाते हैं। कितना मेरा एवरेज सेल आ सकता है, मेरा मार्केटिंग पे कितना स्पेंड होगा, ये सारी चीजें को हम बोलते हैं बजट। तो बजट क्या हुआ, आप एक एस्टिमेट लगाते हो कि मुझे अपने फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए कितना स्पेंड करना पड़ेगा और फ्यूचर में मुझे क्या रेवेन्यू अर्न हो सकता है, वो होता है बजट। अब बजट एनालिस्ट का काम क्या होता है। बजट एनालिस्ट आपको हेल्प करता है बजट्स बनाने में। बजट एनालिस्ट का काम होता है आपको हेल्प करता है बजट बनाने में। वो आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है कि कहाँ कहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, या कहाँ कहाँ पे आप कॉस्ट और कम कर सकते हो लेकिन अभी तक आपने वहां पे ध्यान ही नहीं दिया। ये सारी चीजें बजट एनालिस्ट का काम है। आपको बजट बनाने में हेल्प करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और फिर कहाँ कहाँ पे आप कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। ये सारी चीजें बजट एनालिस्ट का काम है। ठीक है, ये सुन लीजिए बस, आप वो वर्ड से समझ जाएंगे एक बार। अगर आपने ध्यान से सुन लिया और ये मन में उतर गया है ना, तो एकदम आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। फाइनेंशियल एनालिस्ट या इक्विटी या सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या होता है। आपने वो न्यूज में देखा है वो स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, हर्षद मेहता वाली स्टोरी, वो आपने सीरीज देखी होगी। तो हर्षद मेहता के जो कस्टमर्स वगैरह थे, तो हर्षद मेहता उनको बोलता था ना कॉल करके, यार ये स्टॉक बाय करो, वो स्टॉक बाय करो, उसके दोस्त को बोलता था। तो वही सारी चीज एक सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है। वो सजेस्ट करता है कि अभी करंट मार्केट पोजीशन के अराउंड, मतलब करंट इक्विटी मार्केट या करंट डेट मार्केट के अराउंड आप कौन सा स्टॉक या कौन सा डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें गाइड करता है आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट या इक्विटी एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट। वो बताता है आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप आप अपने रिटर्न्स ज्यादा कहाँ जनरेट कर पाओगे, ये सारी चीजें बताता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। फिर मैनेजमेंट एनालिस्ट, एक बिजनेस को जब डिसीजन लेना होता है, जब एक बिजनेस को डिसीजन लेना होता है, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मतलब हाई लेवल डिसीजन जो एक बिजनेस को बना सकता है या तोड़ सकता है। जैसे कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है। तो मैनेजमेंट एनालिस्ट क्या काम करता है, आपको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, एक बड़ा डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे, वो आपके सारे इनपुट्स को कंपेयर करता है, आपका फ्यूचर क्या क्या हो सकता है, सारा चीज कंसिडर करके आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। वो काम होता है मैनेजमेंट एनालिस्ट का। एंड फाइनली मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, ये तो नाम में ही सजेस्ट कर रहा है कि मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप मार्केट में रिसर्च करोगे ना कि लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब अर्बन में होना चाहिए या रूरल में होना चाहिए। ये सारी चीजें मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का काम है। तो 4 टाइप्स ऑफ एनालिस्ट होते हैं, बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट एनालिस्ट एंड मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। तो इसमें कोई क्वेश्चन आपका। हाँ एकदम बढ़िया है तबीयत मेरा। तो आपको चारों टाइप्स ऑफ एनालिस्ट क्लियर है। नो, ओके। देवशीष कौन सा वाला, बोलिए ना, ये हम चारों एक बार डिस्कस कर लें वापस। क्या देवशीष।
या चारों एक बार वापस बता दूं क्या? मैनेजमेंट एनालिस्ट, ओके। मैनेजमेंट एनालिस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अब पेप्सी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, बहुत पैसा लगने वाला है, बहुत पैसा लगने वाला है। पूरा रिसर्च करना है, फिर ब्रांडिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग इतना करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, मशीन्स का खर्चा, इतना कॉस्ट लगने वाला है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। हो सकता है अगर ये प्रोडक्ट बहुत बुरी तरह पिट गया तो पेप्सी का फाइनेंशियल्स अफेक्ट करेंगे। अब नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए अब डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन कैसे लेंगे? हम देखेंगे कि इसका मार्केट कितना है, इसका फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व कैसा है, मतलब इससे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या चांसेस क्या है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस क्या क्या है। उसके बाद में फिर कौन सी टीम को यूज करना, कौन सी टीम ये प्रोडक्ट पे फोकस करेगी। तो ये इतने सारे डिसीजंस रिलेटेड होते हैं जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। ऐसे बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, तो इसके लिए आपको इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ती है। मैनेजमेंट एनालिस्ट का काम होता है वो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। वो बताता है कि वो पूरा सर्वे करता है, वो सब कुछ करता है और बताता है कि आपको अगर लॉन्च करना है तो कैसे लॉन्च करना है। अर्बन में डायरेक्टली जाना है या रूरल में पहले जाना है, रूरल में जाके फिर अर्बन में जाना है, किसको टारगेट करना है, टीनेजर्स को टारगेट करना है या अडल्ट को टारगेट करना है। तो ये सारी चीजें आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट एनालिस्ट। ठीक है, अभी क्या? ओके ओके, ठीक है। तो अब आ जाइए इसमें। एक एनालिस्ट का काम होता है वो कंपनीज को एनालाइज करता है। मतलब सारे हमने जितने भी डिस्कस किया एनालिस्ट, सबको कंपनीज को एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको रेगुलरली, आप जैसे अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए, कंपनी क्या काम कर रहा है, कंपनी के मतलब गुड्स क्या हैं, उसको कौन चला रहा है, कंपनी के ओनर्स कौन है। और ओनर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताऊं। जी एंटरटेनमेंट आपने अगर सुना हुआ है, जो जी के चैनल्स वगैरह आते हैं ना, और डिश टीवी भी तो आती है, तो जी एंटरटेनमेंट उसके मैनेजमेंट के चेंज होने की वजह से वो शेयर 40% बढ़ गया, वो भी कुछ एक दो दिन में। तो आप समझ सकते हैं मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं कि कंपनी किस तरफ जाएगी, कंपनी कैसे ग्रो करेगी। ये सारी चीजें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है मैनेजमेंट के थ्रू। तो हमें कंपनी को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी क्या करती है, उसके बिजनेस कौन कौन से सेक्टर्स में, उसके बाद में कंपनी के ओनर्स कौन है, कंपनी कौन चला रहा है, फिर कंपनी के फाउंडेशन रूट्स क्या थे, और कंपनी में अभी कुछ रीसेंट मेजर इवेंट हुआ है क्या। तो ये सारी चीजें ताकि हम समझ सकें, उसके लिए आपको ये चैप्टर दिया गया। इस चैप्टर में एकदम बेसिक प्रोफाइल दिया हुआ है कि कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, अराउंड एक सेकेंड, कितने कंपनीज हैं? 1 2 3 4 5, अराउंड 3-4 कंपनीज आप हुई। तो आप एक बेसिक प्रोफाइल समझ सको कि ये कंपनीज को आप एनालाइज करना कहां से स्टार्ट कर सकते हो। इस रीजन के वजह से आपको ये कंपनीज का डेटा दिया गया। तो मैंने उस पूरे 73 पेजेस वाले बुक को, मतलब 73 पेजेस था इस चैप्टर का, तो मैंने उसको कंडेंस करके इस 6 पेज के समरी चार्ट में लाया है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स कवर हो गए। तो अब ये चार्ट यूज कैसे करना है सुनिए। ये देखिए, ये रहा कंपनी के नाम, ये सब कंपनी के नाम्स हैं। कंपनी का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये कंपनी कब सेटअप हुई थी, कब कंपनी काम करना चालू की थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंस ये रेपिटेटिव डेटा दिया हुआ था इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नोट कर दिया। तो आपको ये याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स सबके हेडक्वार्टर्स याद नहीं करने आपको।
और कुछ कुछ हेडक्वार्टर्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो उतना ही सफिशिएंट है। आपको बैठना रटने नहीं बैठना है कि यार हेडक्वार्टर्स याद करते चल, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। उनके एमडी कौन है, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, ये भी बस आपको, ताकि आप पब्लिक फेसेस, पब्लिक फिगर्स के बारे में जानो, बस उसके लिए दिया हुआ है। आपको जो पॉपुलर नेम्स है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको ये याद करने नहीं बैठना है। आपको ये चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि याद करने बैठना है अपने को, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आप बस इसको रीड करेंगे, इसको रेगुलरली गूगल करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। उसके बाद में कौन सी कंपनी कौन से बिजनेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी कौन से बिजनेस कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज है या फिर एकदम बहुत नाम वाली कंपनीज है। तो हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि इनका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, और इनके बारे में अभी रिसेंटली थोड़े छोटे मोटे अमेंडमेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा कि आपको वो, ये तो आप ठीक है फॉलो करोगे, आप इसका प्रिंट आउट जब निकालोगे, आप बुक रीड करने वाले हो, आप आईसीआई का जो मटेरियल है वो रीड करने वाले हो, जो 73 पेजेस है। हाँ, आराम से धीरे धीरे करते रहिएगा, कोई इशू नहीं, ऐसा नहीं है कि कल ही करना है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि रिसेंटली आप कर लो, एक वीक के अंदर अंदर आप आराम से 5-10 पेज रोज पढ़ के इसको कंप्लीट कर लो। तो आपको क्या करना है, ये साथ में रखना है और यहाँ पे बुक रखना है, मतलब यहाँ पे आप बुक रखोगे और ये रहा आपका प्रिंट आउट। आप क्या करना, यहाँ पे जो रीड कर रहे हो आप इसके साथ बस वो फाइनेंशियल्स और डेटा मैच कर लेना। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिखे तो आप यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखे जो आपको लगे हाँ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, आप वो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बस उस रीजन की वजह से यहाँ पे नोट्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। अब मान लीजिए सर देखिए इतना छोटा सा स्पेस आपने दिया है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, स्टिकी नोट्स आता है, आप सबने देखा है ना, वो येलो येलो का स्टिकी पेपर आता है, वो 10 रुपए लेते हैं, वो स्टिकी नोट्स खरीद लेना, उसको स्टिक कर लेना और फिर उसके ऊपर अगर लिख लेना, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस और चाहिए होता है तो। ठीक है, तो यूज करने वाले हैं आप इसको, तो क्लियर है ये। और इसमें प्लीज पेंसिल यूज कीजिएगा, इसको एकदम पेन से गंदा मत कर दीजिएगा, ये आपको एग्जाम के टाइम इसी से यूज करना है। आप एग्जाम के टाइम वो 73 पेजेस नहीं पढ़ पाओगे, तो एग्जाम के टाइम इसी से आप फटाफट स्क्रॉल कर पाओगे, तो प्लीज एकदम गंदा मत कर दीजिएगा। चलिए तो हम डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो अभी हम सर क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बस कंपनी के बारे में एक बेसिक प्रोफाइल देता जाऊंगा, और आप मतलब आप सुन लेना, बस आराम से बैठ जाइएगा, बस इसको सुन लीजिएगा, सो दैट आपके मन में याद हो जाएगा कि कौन सी कंपनी कौन चला रहा है और इसका काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री होके बस एकदम ध्यान से सुन लीजिए। हमें मैक्सिमम अराउंड 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लगेंगे मैक्सिमम। अब बस आराम से सुन लीजिए कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है। मैं आपके साथ कुछ छोटे मोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर कर दूंगा कंपनीज के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अदानी पोर्ट्स, गौतम भाई अदानी ने स्टार्ट किया था अभी रिसेंटली, बहुत ज्यादा ही हाइप में। अगर आपने नोटिस किया है तो अदानी जी के बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, अदानी गैस, अदानी पावर, बहुत सारे बिजनेस है, अदानी ग्रीन। उसमें से एक उनका जो ओरिजिनल फर्स्ट बिजनेस था वो था अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। उसका काम क्या है, वो पोर्ट्स को मैनेज करते हैं, और एसईजेड होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर क्या होता है वो बता दीजिए पहले। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब एक ऐसा स्पेशल प्लेस जो इंडिया के अंदर ही है तो इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही, इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही है। मतलब ये, अगर आप हंसना मत, मैप मतलब ऐसा ऐसा कुछ है अपना मैप, इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही है ये, लेकिन इस प्लेस को माना जाता है कि ये इंडिया के बाहर का जगह है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल, यहाँ पे जो बिजनेसेस सेटअप होते हैं उनको स्पेशल ये मिलता है, स्टेटस मिलता है। वहां पे टैक्स रेट्स कम होते हैं, वहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, वहां पे फॉरेन फंडिंग आप इजीली उठा सकते हो,
वहां पे 24/7 आप फाइनेंशियल्स रन कर सकते हो। वहां मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स दिए जाते हैं। तो इस प्लेस को माना जाता है कि ये इंडिया में है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गुजरात में है ना, गुजरात में है, कर्नाटका में, उड़ीसा में नहीं है अभी, वेस्ट बंगाल में डेवलप हो रहा है। तो बहुत सारे जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। SEZ का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अदानी जी का काम है, ये पोर्ट्स को रन करते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कुछ लैंड्स इनके पास हैं। तो देखिए वही सारी काम है इनका, पोर्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल लैंड, लॉजिस्टिक्स, ड्रेजिंग। ड्रेजिंग क्या होता है आपको पता है क्या? ड्रेजिंग, जो पोर्ट्स होते हैं ना, जो पोर्ट्स होते हैं जहां पे वो शिप लैंड होती है, ये मान लीजिए लैंड है और यहाँ पे आके शिप वो अटैच होती है। तो यहाँ पे ना वो सॉइल, अगर यहाँ पे इस लैंड के पास में अगर बहुत सारा सॉइल इकट्ठा हो जाएगा ना, तो वो शिप फिर अर्थ बाउंड हो जाएगी। तो फिर उसको वापस पानी में उतारा नहीं जा सकेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी रीजन की वजह से वहां पे ये लोग, ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, वहां से सॉइल निकाल देते हैं। उस सॉइल को निकालने का काम, उसको हम बोलते हैं ड्रेजिंग। तो ये पोर्ट मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है, उसके लिए वो मतलब अलग से भी ड्रेजिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ट्रैश और मड को क्लियर करना। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, सुनिए, एग्जाम में MCQ ही आएगा और एग्जाम में वो जनरली ऐसे पूछते हैं कि कौन सी इनमें से कौन सी कंपनी पोर्ट मैनेजमेंट या फिर इस पर्टिकुलर काम में लगी हुई है, और आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो उसमें से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है, या फिर इसमें से कौन सी कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, ठीक है, या फिर इसमें से कौन सी कंपनी में रिसेंटली वॉलमार्ट ने स्टेक एक्वायर किया था। तो उसका आंसर फ्लिपकार्ट होगा। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगी, ठीक है। और एक यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, अगर आपके पास हाइलाइटर है तो प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा। अदानी पोर्ट के पास मुंद्रा एडवांटेज है। ये मुंद्रा एडवांटेज क्या है कि वो एक ऐसा इकलौता पोर्ट है जो SEZ में ओनली मल्टी प्रोडक्ट लेड पोर्ट है। मतलब SEZ जहां पे पोर्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडिया में एक ऐसा जोन जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है, जहां पे मल्टी प्रोडक्ट का पोर्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ अदानी जी के पास है। अदानी जी मतलब मैनेज करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये मुंद्रा एडवांटेज कौन सी कंपनी को है, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि ये वाला एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ अदानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड को है। फिर नेक्स्ट एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आपको पता है क्या, इंडिपेंडेंस के टाइम स्टार्ट हुई थी, 4 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था इसको। आज इट इज द लार्जेस्ट कंपनी, मतलब बाकी जितने भी पेंट्स कंपनी है उन सब को मिला देने के बाद में भी उससे भी बड़ा है एशियन पेंट्स। सोचिए इतना बड़ा कंपनी है एशियन पेंट्स। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके MD हैं KBS आनंद, CEO हैं अमित सिंगले और CFO हैं जयेश मर्चेंट। इनका काम देखिए क्या है, पेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इंटीरियर वॉल फिनिशेस, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, एनामल्स, वुड फिनिशेस, तो ये सारी चीजें तो पेंट्स की कैटेगरीज हैं। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक चीज हाईलाइट कर लीजिएगा, लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर। आपको पता है रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, हो गया थोड़ा टाइम हो गया, कि एशियन पेंट्स इतना बड़ा कैसे बना। तो एशियन पेंट्स आपको अगर एशियन पेंट्स ने ना हर डीलर के यहाँ पे वो मिक्सिंग वाली मशीन लगाई, और उन्होंने उनके पास ऐसा सुपर कंप्यूटर यूज किया हुआ था उन्होंने एकदम स्टार्टिंग में, जब डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्होंने एक ऐसा मतलब एक क्रोनोलॉजी सेट कर लिया था कि हम डीलर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गुड्स डिलीवर करेंगे और टर्न अराउंड टाइम हमारा सबसे लोएस्ट होएगा। तो आज तक वो स्टैटिस्टिक्स कोई भी बीट नहीं कर पा रहे।
तो इसी रीजन के वजह से एशियन पेंट सबसे बड़ा कंपनी है पेंट सेक्टर में। फिर नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अमिताभ चौधरी इनके एमडी भी हैं, सीईओ भी हैं। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, जो ये सारे पॉलिसीज डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं, वो एक डायरेक्शन देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ ग्रो करेगा। सीएफओ हैं उसके पुनीत शर्मा। सीएफओ का काम होता है फाइनेंसेस को मैनेज करना, कंप्लायंसेस को मैनेज करना, ऑडिट्स को हैंडल करना, ये सब सीएफओ का काम होता है। बिजनेस में, बैंक्स के बिजनेस में रिटेल बैंकिंग है, इंटरनेशनल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है। मतलब रिटेल्स मतलब हम जैसे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस को, कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल बैंकिंग मतलब विद इन 2 कंट्रीज बैंकिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके बाद में अब एक्सिस के सिक्योरिटीज भी हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज हैं, और भी बहुत सारे एक्सिस के इंश्योरेंस भी हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं। It is the third largest private sector bank. It was promoted in 1993 by, ये चीज हाईलाइट कर लीजिएगा, by UTI, LIC, GIC and National Insurance Company। ये सारे कंपनीज ने मिलके एक्सिस बैंक को स्टार्ट किया था, UTI, LIC, GIC and National Insurance Company। फिर है बजाज ऑटो, 1945 पुणे में स्टार्ट हुआ था। इसके एमडी एंड सीईओ भी राजीव बजाज जी हैं, और सीएफओ सोमेन रे। तो ये मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, 3 व्हीलर्स, लो कॉस्ट कार्स, और ये राजस्थान में स्टार्ट हुआ था, जमनालाल बजाज जी ने स्टार्ट किया था इसको। आज तो इसके बहुत सारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे 2 व्हीलर्स एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया के बाहर। फिर नेक्स्ट है भारती एयरटेल, ये तो बहुत पॉपुलर। आपको पता है अभी भारती एयरटेल जियो को एकदम बहुत भयंकर टक्कर दे रहा है, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐड कर रहा है भारतीय एयरटेल एज कंपेयर टू जियो। तो भारतीय एयरटेल में बहुत सारे क्वालिटी सर्विसेज हैं, उसके इंटरनेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये स्टार्ट किया था सुनील भारती मित्तल जी ने। आपको पता है मैं सुनील भारती मित्तल जी का वो विकिपीडिया पेज पढ़ रहा था, तो वहां पे कुछ उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दी गई है। तो उन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस जब स्टार्ट किया था ना, उन्होंने फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया था वो बाइसाइकिल्स होता है ना, उसका फ्रेम बनाने से स्टार्ट किया था। तो वहां पे पैसे अर्न करने के बाद में उन्होंने उस बिजनेस को बंद किया, और उसको बेच के वो आ गए अपने न्यू दिल्ली में। वहां पे उन्होंने वो पुश बटन वाले फोन स्टार्ट किए थे। पुश बटन वाले फोन उन्होंने अल्काटेल शायद या ऐसी और कोई कंपनी थी उसके साथ मिलके स्टार्ट किए थे। उसके बाद में वहां पे उनको पता चला कि लाइसेंसेस बिक रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लाइसेंसेस बिक रहे हैं। तो फिर उन्होंने बिड किया, पैसे अरेंज करके उन्होंने बिड किया उस टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस में, और बिड करने के बाद में उनको वो लकीली वो लाइसेंस मिल गया। उसके बाद में उन्होंने बोला मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में उन्होंने ये स्टार्ट कर लिया, डिश जो सैटेलाइट टीवी वाला कनेक्शन स्टार्ट कर लिया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, और बहुत सारी चीजें। तो इनका टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सिर्फ इंडिया में भी नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज में अवेलेबल है, अफ्रीका में भी है। सुनील भारती मित्तल, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी विद ऑपरेशन इन 20 कंट्रीज। आहा, टेलीमीडिया, डिजिटल टेलीविजन, मोबाइल डेटा सर्विसेज, पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है, एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस, मतलब एंटरप्राइज के लिए पूरे ये टेलीकम्युनिकेशन का सर्विसेज पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टेड बाय असेंबलिंग पुश बटन फोन्स, ग्रेजुअली अप्लाइड फॉर मोबाइल फोन नेटवर्क टेलीफोन लाइसेंस। उसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर है बीपीसीएल, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इसको महारत्न बोला जाता है। इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले आप ये हाईलाइट कर लीजिए, ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉल्ड एज महारत्ना। महारत्ना मतलब गवर्नमेंट कंपनीज जो बहुत बड़ी होती है उनको हम रत्नास बोलते हैं, तो ये महारत्न है। तो बीपीसीएल उसका फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो इसका काम क्या है देखिए, रिटेल मतलब वो पेट्रोल का सेल, पेट्रोल गाड़ी में सेल करते हैं, उसके अंदर लुब्रिकेंट्स, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, रिफाइनरी, गैस, गैस जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ना वो, आईएनसी, एलपीजी, ये सारी चीजें। और फिर उनके कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, पेट्रो कार्ड्स एंड स्मार्ट फ्लीट।
ये होता है जनरली उनके लिए, जो कॉर्पोरेट्स वालों के लिए होता है ना, उनके लिए वो प्रमोशन लॉयल्टी स्कीम्स चलाते हैं, वही है पेट्रो कार्ड्स एंड स्मार्ट फ्लीट। ठीक है, आप क्लियर है ये सबसे? गुड इवनिंग। एमडी एंड सीईओ के बीच में क्या फर्क है? एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग, और मैं पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, उसके बाद में बता रहा हूँ उन दोनों के बीच में फर्क क्या है। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एमडी होता है जो बोर्ड को हेड करता है, मतलब जो बोर्ड के डिसीजंस को हेड करता है कि इस कंपनी का मेन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कंपनी का किस तरफ ग्रो करना चाहिए, कंपनी को किस सेक्टर्स में जाना चाहिए। सीईओ का काम होता है कि वो ये बोर्ड जो डिसीजन लेती है उसको इम्प्लीमेंट करे, वो काम होता है सीईओ का। तो हो सकता है एमडी एंड सीईओ दोनों एक ही जन हो, ऐसा पॉसिबल है। स्मार्ट फ्लीट पेट्रो उसका बीपीसीएल का एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें वो लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं। जैसे आप अगर पेट्रोल भरवाते हो तो वो लॉयल्टी पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, और बीसीके में कितने क्लासेस पेंडिंग है? आप बोर हो रहे हो क्या? तो बहुत ज़्यादा क्लासेस पेंडिंग नहीं है, कुछ छोटे, मैक्सिमम हमें शायद 6 से 7 क्लासेस लगने वाले हैं, उसमें हमारा बीसीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए फिर नेक्स्ट कंपनी सेट्स के लिए। सिप्ला, आपको पता है सिप्ला क्या करती है? सिप्ला सर हमें पता है सर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। देखिए, कॉम्प्लेक्स एंड जेनरिक एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। एपीआई का मतलब आपको पता है? एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो मेडिसिन बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एपीआई। ठीक है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। और मॉडर्ना वैक्सीन भी सिप्ला का है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली शायद इसका डिस्ट्रीब्यूशन है सिप्ला के पास। और इसका स्लोगन क्या है? केयरिंग फॉर लाइफ, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किस कंपनी का स्लोगन है केयरिंग फॉर लाइफ, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि सिप्ला का ये काम है। फिर नेक्स्ट कोल इंडिया, ये भी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, और देखिए इसका एमडी आईएएस है एक जन, प्रमोद अग्रवाल। तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, जहां पे जिसका देख रहे हैं कि आप हेडक्वार्टर अलग है, जैसे और किसी का भी आपको जो दिया हुआ है, किसी का भी हेडक्वार्टर कोलकाता नहीं है, तो इसको स्टार कर लीजिएगा। तो ये जो ऑड वन आउट है ना, वो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। इसका बिजनेस क्या है? कोल माइनिंग, उसके बाद में टेक्निकल और मैनेजमेंट का काउंसलिंग करते हैं, मतलब सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इतना ही है। उसके बाद में है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जेनरिक एंड ओवर द काउंटर मेडिसिन, वही फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, ये प्लीज आप स्टार कर लीजिए। और इस कंपनी को स्टार मार्क कर लीजिए, फ्लिपकार्ट। तो ये एक स्टार्टअप है, इसका लीगल हेडक्वार्टर है सिंगापुर, और ऑपरेशंस के लिए इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। आपको इसके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज इनटू ई कॉमर्स सेक्टर, और इसके फाउंडर्स थे सचिन एंड बिनी बंसल, जो दोनों ही अब इसको छोड़ के जा चुके हैं। इन्होंने अपना स्टेक किसको बेचा था? वॉलमार्ट को अपना स्टेक बेचा था। वॉलमार्ट अक्वायर्ड स्टेक इन फ्लिपकार्ट। और इनका विजन पता है आपको क्या था? कि हमें अमेजॉन बनना है इंडिया का, ये उनका विजन था। ठीक, उसके बाद में गेल इंडिया, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका काम है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। यहां पे हाईलाइट कर लीजिए, इट ओन्स द लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क इन इंडिया। इसके ओनर देख लीजिए, ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ओन करती है इसको। फिर नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और ये एक रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा।
नाम जहां जहां पे याद करने होंगे मैं आपको बता दूंगा। आदित्य पुरी थे, उन्होंने छोड़ दिया है, अब नए आ गए हैं शशिधर जगदीशन। ये रिसेंटली हुआ था, कुछ महीनों पहले हुआ था, HDFC बैंक में चेंज हुआ था। फिर नेक्स्ट ICICI बैंक, इसमें इसका एक वो घोटाला हुआ था, जो उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो गलत लोन दे दिए थे, चंदा कोचर, चंदा कोचर जी। तो फिर चंदा कोचर जी को निकाला गया और फिर संदीप बख्शी जी बने MD और CEO। उससे पहले चंदा कोचर जी थी, लेकिन उन्होंने कुछ लोन्स में घपला हुआ था, इस रीजन की वजह से उनको निकाल दिया गया था, उनको और उनके हस्बैंड को। तो ICICI बैंक लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये हाईलाइट कर लीजिए। इसका पहले पहले नाम था, ICICI का फुल फॉर्म कुछ भी नहीं है, पहले इसका नाम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने उस नाम को हटा दिया और एक छोटा सा नाम रख लिया, उसी का शॉर्ट फॉर्म ICICI बैंक। फिर नेक्स्ट IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचती है। फिर सबसे फेमस कंपनी जो अभी है इन्फोसिस। आपको पता है आपके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, उसका भी पोर्टल, वो पोर्टल को डेवलप करने का काम इन्फोसिस को दिया गया था। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली शायद अभी जो रिसेंट जो रिजल्ट्स आए थे वो इन्फोसिस ने ही किया हुआ है। तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। आपको पता है ये जब स्टार्ट हुआ था 10,000 रुपए से ये कंपनी स्टार्ट की गई थी, और जो इनके फाउंडर थे ना, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, उन्होंने अपने वाइफ से ये 10,000 रुपए मांग के उधार लेके उन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था। आज ये बहुत बड़ी कंपनी है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया में, TCS के बाद में इन्फोसिस ही आती है। तो इसका काम देख लीजिए, बिजनेस कंसल्टिंग, IT एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में प्लीज थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। फिनिकल, स्कावा, मना। फिनिकल बैंक्स में यूज होता है, तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 70% बैंक्स इसका सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, कंट्रोल्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियन बैंकिंग IT सिस्टम्स। इट स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ ओनली ₹10,000, वो भी उन्होंने अपने वाइफ से बोरो किया था। हाँ हाँ, रिवॉर्ड इंडियन ऑयल भी देता है। हाँ, अपने हस्बैंड के नाम पे करोड़ का लोन विदाउट मच डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट कर दिए थे। हाँ, ट्रू लव, ट्रू एकदम, सच में उन्होंने प्रूव किया है। फिर नेक्स्ट है ITC, इसका हेडक्वार्टर्स है कोलकाता। और ITC के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी बोला जाता है ITC को। तो इसके सेक्टर्स हैं, FMCG में है, होटल्स में है, स्टेशनरीज, आप जो नोटबुक्स यूज करते हैं उसमें ITC का सेक्टर है। फिर आशीर्वाद आटा, वो ITC का है। आशीर्वाद ITC का ही तो, हाँ। इसका पहले नाम था इंपेरियल टोबैको कंपनी, फिर उन्होंने नाम को ड्रॉप करके अभी उनका नाम ITC है। इट इज ए कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी बिजनेसेस। फिर नेक्स्ट लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो, आप देखते हो ना ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, वो L&T ने बनाया हुआ है। तो L&T का काम कंस्ट्रक्शन करना, उसके बाद में ये जो रिपेयर्स का, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली L&T को ही मिलता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स L&T को ही दिए जाते हैं। कहाँ के है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे इसके काम है। फाइनेंशियल सर्विसेज इनका एक सब्सिडरी है, L&T फाइनेंस, वो करती है। इट वाज फाउंडेड इन 1938 बाय टू डैनिश इंजीनियर्स सीकिंग रिफ्यूज इन इंडिया। तो वो इंडिया में छत ढूंढने आए थे और यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी की है जो आज तक चल रही है, 1938 में बनी हुई है कंपनी। सोचिए आप। तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, क्योंकि उनके पास कोई सक्सेसर्स नहीं थे, तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है।
एक बार बीच में रिलायंस ने इसको टेक ओवर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि शेयर होल्डर्स ने और प्रोफेशनल्स ने उनको बाहर निकाल दिया था। एनटीपीसी ये गवर्नमेंट कंपनी और इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिर नेक्स्ट ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है उत्तराखंड। इसका काम है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड सर्विसेज टू रिफाइनरी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको तो सब जानते हैं, ये कंपनी फॉर्म किया था, मतलब फाउंडेशन किया गया था धीरूभाई अंबानी जी, उसके बाद में उनके बेटे आज इस कंपनी को चला रहे हैं, मुकेश अंबानी जी। तो इसके तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो मैंने सिर्फ कॉन्ग्लोमेरेट आप हाईलाइट कर लीजिए। इतने सारे सेक्टर्स हैं, पेट्रोकेमिकल है, एजुकेशन है, टेक्सटाइल्स है, एनर्जी है, ज्वेलरी है, उसके अंदर रिटेल है, बहुत सारे सेक्टर्स में। फिर जियो टेलीकम्युनिकेशन भी आ गया अभी कुछ रिसेंटली एक्वायर्ड जस्ट डायल। इसके बाद में तो अभी उन्होंने बहुत सारे कंपनीज एक्वायर कर लिए, हैमलीज भी उनके पास ही है। और इन्होंने अभी रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम उनको इन्वेस्टमेंट मिले थे सिल्वर लेक और फेसबुक से। सिल्वर लेक और फेसबुक ने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके नाम के आगे लिमिटेड नहीं है, आप देख रहे हैं इसके नाम के आगे लिमिटेड नहीं है, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज एक्ट 2013 जो आप पढ़ने वाले हो उसके अंदर बनी हुई, आप लॉ में पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013, जो बाकी सारी कंपनीज हैं वो उस एक्ट के अंदर रेगुलेट होती हैं। लेकिन एसबीआई का एक अलग ही एक्ट बना हुआ है, एसबीआई एक्ट 1959, ये रहा। इस रीजन के वजह से एसबीआई के नाम के आगे लिमिटेड कभी नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये प्राइवेट लिमिटेड है, दो टाइप की कंपनीज होती है जनरली, प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड हो सकती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स आप कभी नहीं खरीद सकते हैं। तो टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी है जो टाटा के अदर कंपनीज में शेयर्स होल्ड करती है। तो अब जो टाटा के इतने सारे कंपनीज देखते हैं उसमें ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड शेयर होल्ड करके रखती है, मतलब शेयर्स ओन करती है। तो ठीक है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स ट्रेड पब्लिकली नहीं होते हैं, ये क्लोजली होल्ड कंपनी है। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसके एमडी हैं नटराजन चंद्रशेखरन, ये हाईलाइट कर लीजिए। आपको पता है नटराजन चंद्रशेखरन, ये मतलब उनकी पर्सनालिटी एकदम डिफरेंट है। टाटा में एक्चुअली जो भी हेड करते हैं ना उनकी पर्सनालिटी थोड़ी फिलैंथ्रोपिक हो जाती है, मतलब वो सोसाइटी के गुडविल के बारे में ज़्यादा बेटर सोचते हैं, अपने बिजनेस को मतलब ऐसे रूथलेसली एक्सपैंड करने के बजाय वो देखते हैं कि हम सोसाइटी को कैसे बेनिफिट करें। तो टाटा जनरली उनका बिजनेस का फंडा वही है कि वो हमेशा देखते हैं कि हम कैसे सोसाइटी को एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये होल्ड करते हैं उसमें शेयर्स। Its shares are not traded on any exchange because it is a private limited company, not a public company. बाकी सारी कंपनीज पब्लिक है जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। एंड और एक है विप्रो लिमिटेड, तो अजीम प्रेम जी ये भी बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो अब तो उन्होंने अपना ये चेयरमैनशिप यहाँ से छोड़ के अब वो छोड़ चुके हैं इस कंपनी को, मतलब वो अब नहीं मैनेज करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस। अब ऋषद प्रेम जी उनके बेटे मैनेज करते हैं इस बिजनेस को। तो इसके भी बहुत सारे बिजनेस हैं, आईटी बिजनेस है, उसके अंदर कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रिकल, ये सब बिजनेस में है। और इनिशियली इट वाज सेट अप एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वेजिटेबल एंड रिफाइंड ऑयल्स। तो अजीम प्रेम जी के जब फादर यहाँ पे आए थे, आपको पता है अजीम प्रेम जी के फादर को ऑफर दिया गया था कि आप पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था
और वो बोले कि मैं अपना बिजनेस इंडिया में ही ग्रो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इंडिया में अपना बिजनेस ग्रो किया। वो इंडिया में आने से पहले बर्मा में राइस ट्रेडर थे आई बिलीव, तो लार्जेस्ट राइस ट्रेडर थे बर्मा में। फिर उन्होंने उस बिजनेस को बंद किया और फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को स्टार्ट किया। उसके बाद में अजीम प्रेमजी आए और अजीम प्रेमजी ने बिजनेस को बहुत ह्यूज लीप बाउंड्स में ग्रो किया। बोला जाता है कि जब इनिशियली उनका आईपीओ आया था उस टाइम अगर आप शेयर्स लेते उनके अगर 100 या 1000 रुपीज के, तो आज इट वाज वर्थ 1 करोड़। तो विप्रो हैज ग्रोन बाय ह्यूज बाउंड्स अंडर अजीम प्रेमजी। ठीक है, हाँ, लार्सन एंड टूब्रो लिस्टेड है। स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों एसबीआई को? बिकॉज एसबीआई एक लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का और ये मतलब पब्लिक बैंक है। तो यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंस से पहले से ये बैंक कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ से कुछ मेजर्स हैं जो उनको चाहिए था कि ऑलरेडी कंटिन्यू होते रहे। इस रीजन की वजह से उन्होंने उसको कंपनीज एक्ट में नहीं डाला, उसको एसबीआई एक्ट के अंदर ही कंटिन्यू रख दिया। ओके, तो ये सारे थे इंडियन कंपनीज। अब आइए अब डिस्कस कर लेते हैं हम कुछ फॉरेन कंपनीज। Amazon.com, इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस। उसके जेफ बेजोस अब सीईओ का पोस्ट छोड़ चुके हैं और उनके अभी रिसेंट सीईओ बन गए हैं एंडी जैसी। एंडी जैसी वो ग्रो कर रहे हैं उनका Amazon वेब सर्विसेज, AWS को ग्रो करने में एंडी जैसी ने हेल्प किया था, तो जेफ बेजोस ने उनको ही सीईओ बना दिया। तो Amazon के भी ऐसे बहुत सारे, उनका मेन बिजनेस ई कॉमर्स है, लेकिन वो बिजनेस अब बहुत सेक्टर्स में ग्रो हो चुका है। तो Amazon फ्रेश, Amazon प्राइम, Amazon डिलीवरी, Amazon फायर स्टिक, उसके बाद में Amazon फायर टीवी, Amazon स्टूडियोज, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं Amazon के। और यूएस का सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है Amazon। उसका एम अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है अपने को, और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अमेरिकन एक्सप्रेस, एक बैंकिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये क्या काम करता है? कंज्यूमर कार्ड्स, एक्सप्रेस पे, इंटरनेशनल बैंकिंग, ये सारे बैंकिंग, इनडायरेक्टली बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद में एप्पल, तो एप्पल के बारे में तो हम जानते हैं, एप्पल बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। एप्पल आईफोन्स, मैकबुक्स, उसके बाद में एप्पल के वेयरेबल्स। तो इसके फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। तो रोनाल्ड वेन इनिशियली बहुत पहले ही उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ही रहते हैं, और फिर इन द मीनवाइल स्टीव वोजनियाक भी छोड़ देते हैं। तो अभी इनके रिसेंटली सीईओ हैं टिम कुक, और एक रिसेंट, ये बहुत टाइम हो गया, उन्होंने शज़ैम ऐप को खरीदा था, अब तो बहुत टाइम हो चुका है, बुक में दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे उसको नोट कर दिया। फिर गोल्डमैन सैक्स, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, पोर्टफोलियो मैनेज करना, फिर आपके सिक्योरिटीज को हैंडल करना, अंडरराइट करना, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गोल्डमैन सैक्स। फिर HP, हेलेट पैकर्ड, तो जो फाउंडर्स हैं वो उनका सरनेम ही यूज किया हुआ है, देखिए, रेडिंगटन, हेलेट एंड डेविड पैकर्ड। और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये सब प्रोवाइड करते हैं HP। फिर IBM, इसका सीईओ देख लीजिए, इंडियन है, अरविंद कृष्णा। तो अभी इनका बिजनेस शिफ्ट हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उस साइड में, क्लाउड कंप्यूटिंग के साइड में। नहीं तो पहले IBM का काम था कि वो डेस्कटॉप्स प्रोवाइड करते थे, जो पुराने हेवी डेस्कटॉप्स आते थे ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वो IBM प्रोवाइड करते थे। लेकिन उन्होंने अब अपना बिजनेस वर्टिकल को शिफ्ट कर लिया है क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइड में। फिर उसके बाद में है इंटेल कॉर्पोरेशन। आप जो भी चिप्स, जो भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं उसके चिप्स इंटेल ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसके फाउंडर हैं रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मूर, ये दोनों PhD साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चिप्स को बनाया था।
सेमीकंडक्टर चिप्स को। तो प्रोसेसर्स, चिपसेट्स, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये सारे काम इंटेल प्रोवाइड करती है। फिर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, इसके फाउंडर थे बिल गेट्स, पॉल एलन एंड बिल गेट्स, और अभी इनके सीईओ हैं सत्या नडेला। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके बाद में एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में हमेशा एक इश्यू रहता है, जनरली बोला जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का ओन क्रिएशन, माइक्रोसॉफ्ट का कुछ भी नहीं है। इधर वो किसी कंपनी को खरीद लेता है या फिर वो किसी से कॉपी करता है। आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं ना, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का खुद का नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल से कॉपी किया और कुछ कंपनीज खरीद लिए थे, उस कंपनीज ने डेवलप की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद से कुछ नहीं, जनरली खुद से कुछ नहीं बनाया। बस बोला जाता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने जो स्टार्टिंग में कोड किया था, वो भी बोला जाता है कि उन्होंने बाय किया था किसी से, और बिल गेट्स ने उसमें कुछ चेंजेस किए थे बस। फिर उसके बाद में है नेस्ले, बेबी स्विट्जरलैंड उसका हेडक्वार्टर है, ये हाईलाइट कर लीजिए आप। नेस्ले के बॉटल वाटर्स आते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बेबी फूड्स और अदर फूड आइटम्स, फिर कॉफी, स्किन बेस्ड सॉल्यूशंस एक्सेट्रा, ये सब नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं। एंड फाइनली वॉलमार्ट, इसको स्टार्ट किया था सैम वॉल्टन ने, और वो बहुत एजेड थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उनके बच्चों ने और उनके फैमिली ने उस बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो किया है। आज इनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ, मतलब वो हाइपर मार्केट्स के चेन है। और इसने रिसेंटली इंडिया में फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया था। बस तो इतना ही था इस चैप्टर में। हमने बस ये जो समरी को उसको डिस्कस किया। इस चैप्टर में बेसिकली यही सारी चीजें, तो मैंने उसका समरी बना लिया था, तो हमारे लिए डिस्कशन में और इजी हो गया। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा टास्क रहेगा कि आपको वो बुक रीड करना है, और वहां से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे तो आपको उसको वहां पे नोट करने। तो इसके साथ आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप इतना लेट तक, मतलब इस क्लास के लिए आप आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू।